हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्टार्ट करता हूँ एक दूसरे नए चैप्टर की रिकॉर्डिंग। किसकी करेंगे? अब करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड एज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है। जरा उस चैप्टर के बारे में एक बार में देखते हैं चैप्टर कहता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आप समझते क्या होता है? क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऑब्वियस है आप तो मुझे सुन रहे हो, तो दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब मैं और आप फोन पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी और लोग बंदे से बात करते हैं, या व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, देन दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब जब कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, देन दैट इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई गेस यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देन उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन, देन दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहां तक बात समझ में आई? आइए नहीं आएगा, समझ में आ जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सर what is the importance of interpersonal communication? Why interpersonal communication is required? Interpersonal communication की importance क्या है? First, it helps to create a positive environment. So positive environment कैसा? बेटा बॉस अगर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता रहता है, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट के साथ, सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हमारे बॉस हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हमसे हमारे ओपिनियंस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है जहां पे हम ज्यादा अच्छे से काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। दैट वी कॉल एज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सेकेंड पॉइंट है ऑनेस्टी। आप कब बात करते हो किसी से? जब आपके मन में चोर होता है? कभी नहीं, जब आप एक ऑनेस्ट कंसर्न दिखाते हो। shows the honest concern, यानी honesty. Second, open mindedness. जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन शो करते हो तो आपकी क्या शो करता है? यू आर अ ओपन माइंडेड गाय, यानी ओपन माइंडनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट। अभी थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की क्या, अभी थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है। अब हमारी पायल मैडम है, हमारी पायल मैडम को किसी बात का बुरा लग गया होगा, किसी से। अब हम बैठे हुए थे तो कहती पायल कहती सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसे ठीक है, अभी थोड़ा बिजी हूँ, चलो थोड़ी देर में बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने कहा सर ठीक है, थोड़ी देर में बात करते हैं, बट हम बाहर जाके बात करें। ठीक है कोई नहीं, बाहर चलते हैं जहाँ पे मैं चाय पीने जाता हूँ, तुम ऐसा चल लियो, आराम से उस कैफे में बैठ के बात कर लेंगे। क्या तुझे बात करनी है? जब मैं पायल के साथ गया, पायल के मैंने कंसर्न्स को सुना और मैंने पायल की बात बहुत ध्यान से सुनी। क्या ये पायल के टुवर्ड्स मेरा रिस्पेक्ट दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा? ऑफकोर्स यस, शो करना है कि मैं पायल की बात क्या करता हूँ? रिस्पेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, जब मैंने पायल से बातें करी, पायल ऑल्दो मेरी सबऑर्डिनेट है, मेरी हेल्प करती है, मेरा काम चेक देखती है, मेरी मैनेजर कह सकते हो आप उसे। क्या मैं जब पायल से बात कर रहा हूं, पायल से उसकी कंसर्न सुन रहा हूं, क्या ये एक इक्वालिटी का दर्जा दे रहा है? नहीं दे रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा पायल यू आर स्मॉलर देन मी, ठीक है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, नहीं। इट शोज दैट मैं उसको एक इक्वालिटी का दर्जा दे रहा हूं। क्या ये इंपॉर्टेंस है या नहीं? ऑफकोर्स यस। जब मैंने पायल से बातें करी, पायल के प्रॉब्लम को जाना, तो मेरा एटीट्यूड क्या था? प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रॉब्लम को और बिगाड़ देना? मैं इस माइंड से क्या था कि इस बच्ची की प्रॉब्लम को मुझे क्या करना है? सॉल्व। एंड इट शोज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम क्यों करते हैं? दैट इज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ऑनेस्ट कंसर्न शो करता है, ओपन माइंडनेस, मेरी ओपन माइंडनेस दिखाई उसने। मैंने जब पायल से बात करी, ऑनेस्ट कंसर्न शो किया, पायल से बात करके मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया, इक्वालिटी दी, एंड इट शोज दैट आई हैव अ फोकस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई गेस दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। याद हुआ नहीं हुआ? इसको मैंने बड़े अच्छे से पिंक हॉर्स,
P, positive environment. Horse, honesty. O, open-mindedness. R for respect. E for equality. Sorry, horse. S for solving the problem. So इसको मैंने कैसे याद किया? Pink horse. Pink horse. मेरा जो घोड़ा है वो कौन से कलर का है? पिंक कलर का. किसके लिए भैया जी? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए. आई गेस द पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद यू. Why we do the interpersonal communication? हम किसी से क्यों बात करते हैं? What are the functions of interpersonal communication? मैं कहा बेटा let's have a focus over it. What are the functions of interpersonal communication? The first function of interpersonal communication is to gain the information. जब मैं अपने subordinate से बात करता हूं तो मैं क्यों उनसे बात करता हूं? Because I want to gain the information. जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मैं उनसे वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करता हूं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करता हूं. सेकेंड, बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग. जब ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस बात करते हैं उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग. दे वांट टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट गेनिंग information we want to obtain. Building understanding. हम सामने वाले से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों करें? ताकि हम क्या कर पाए? एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ले. स्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी. यार एक बात बताओ, हमारे मोदी साहब है, आप लोगों से मन की बात करते हैं, आप पत्रकारों से बात करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि उनकी एक आइडेंटिटी है वो क्या हो जाए? स्टैब्लिश हो जाए. जब वो प्रेस रिपोर्टर से बात करते हैं, क्या उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव एक अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है या नहीं है? Of course, yes. The basic objective is to maintain the understanding, establishing its identity. I guess this point must be clear. Interpersonal communication की वजह से we are able to understand the situations. We are able to understand what someone want to say in a particular situation. Interpersonal communication does not mean that कि अपनी ही बात को बक-बक करते. It means that सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनना, उसको समझना, तभी तो कम्युनिकेशन होता है. अदरवाइज कम्युनिकेशन क्यों होता है? Establishing identity में to make image. Interpersonal communication को we can use as a tool to make the image. Next is interpersonal need. बेटा एक बात बताओ, क्या कोई बंदा जिंदगी में अकेला रह सकता है क्या? जी सकता है क्या? So it is our need to do the interpersonal communication. कहीं ना कहीं ये हमारी जरूरत है कि क्या करना जरूरत? कि भैया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना हम लोगों की ये जरूरत है. Because no one lives in isolation. Therefore everybody wants to do the interpersonal communication. What is the first point of the function of interpersonal communication that can be asked in your examination? What are the functions of interpersonal communication? The first is to gain the information, gaining information. Through interpersonal communication, the person can obtain the information what he wants to obtain. Building understanding. Interpersonal communication helps us to understand what someone says in a particular situation. Establishing identity. Interpersonal communication can be used as a tool to make the image. अपनी image बनाने के लिए. Last is no one can live in a isolation. Therefore, it is a need of everyone to speak it out. How one can improve its interpersonal communication skills? First is active listening. See the image. ये दोनों क्या कर रहे हैं? Active listening कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? Of course, yes. Active listening कर रहे हैं. Congruence in communication. Congruence in communication का मतलब होता है आपके actions वही शो करे जो आप बोल रहे हो. For example, मैं कह रहा हूं पॉल तेरी जोक बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उसको घुसंड दिखा रहा हूं. क्या जो मैं बोल रहा हूं क्या मेरे वो एक्शन शो कर रहे थे क्या? आंसर इज नहीं. पाल को लेकर यार सर कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ से बोल तो ऐसे रहे कि जैसे बहुत अच्छा काम कर, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसे है कि जैसे कि मारने वाले, मुझे टूटने तो पेलने वाले. तो कॉन्ग्रेंस इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यू आर कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट मतलब व्हाटएवर यू आर सेइंग योर बॉडी लैंग्वेज डिपिक्ट द सेम. सीधा इमेज है. यहां पे जो वो बोल रही है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी शो कर रही है. कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या हुआ कि बॉस एक्शंस and words are matching. Flexible.
फ्लेक्सिबल का मतलब होता है भैया अपने आइडियाज थोपो मत, अपनी अपनी बातें मत करो, सामने वाले को भी जरा प्यार से सुन लो और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अगर आपको सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि आपको अपना टॉपिक चेंज करना है, या आपको सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि यार अभी ये बात करनी ठीक नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस चेंज द टॉपिक ऑल्सो। रेडी टू लिसन? New ideas, alternative, etc. According to the circumstances, change your view. According to यहाँ तक बात समझ में आया? First point is how the interpersonal communication is going to be improved. And first point is active listening. ध्यान से सुनना, कान से सुनना नहीं, दिमाग से सुनना। जैसे आप मेरी वीडियो को जब ध्यान से सुनोगे तो आप जो है कान से नहीं सुन रहे हो, आप दिमाग से सुन रहे हो, क्योंकि आपकी जो बातें, मेरी जो बातें हैं वो आपके कान से, एक कान से आके दूसरे कान से नहीं निकल रही, वो यहां हिट कर रही है। दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टिव लिसन। सेकंड इज कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन। कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? योर एक्शंस एंड योर कम्युनिकेशन आर मैचिंग द वर्ड्स, मैचिंग इट। जो बोल रहे हो वो आपके एक्शंस भी मैच कर रहे हैं। ऐसे नहीं आप बोल को छोड़ रहे हो और आपके एक्शन को छोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छी हूं, नहीं I'm absolutely great, बहुत अच्छी हूँ यार, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अबे यार एक तरफ तू रो रही है, तेरी बॉडी लैंग्वेज से तू मैं कर रही है, तेरा मैं दिख रहा है, और दूसरी तरफ यू आर सेइंग दैट यू आर गुड। इज इट अ कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन? आंसर इज नो। बी फ्लेक्सिबल, व्हाटएवर द आइडियाज आर प्रेजेंटेड टू यू, यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर टोटली फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स देम। आप उन पे फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप जो अपने व्यूज को चेंज करने के लिए रेडी हो। Point was clear with everyone. Now, next 3 points. इसे निमोनिक से भी बता दूंगा। Empathy. Empathy का मतलब होता है भाई साहब दूसरे बंदे के जगह अपने आप को रख के सोचना। मतलब क्या हुआ? जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो, you must, you know, for an effective communication, you must put yourself into the shoes of other, so that you can understand the position of other. Sometimes we are not able to understand what someone is saying in a given situation, why that person is saying. When we put ourselves into the feet of that particular person, then we understand that what the situation is. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आज फिर मैं पायल के ऊपर बातें करूंगा। वो क्या भाई, पायल साहब कहते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मैं बड़ा टेंशन में आ गया। यार पायल, अभी तो हमने एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है और ये वर्टिकल तेरे कहने पे स्टार्ट किया था। यार दिस इज नॉट फेयर, यू शुड अंडरस्टैंड आवर पोजीशन आल्सो, बिकॉज वी हैव इनकर्ड सो मच इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव इनकर्ड आवर टाइम आल्सो। पायल से सर ये रीजंस है। मैंने पायल की बातें को बहुत ध्यान से सुना, मैंने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मैंने कहा पायल अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। देन पायल अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, शी सेड ठीक है सर, आई विल गेट बैक माय रेजिग्नेशन बैक, बट आई विल रिजाइन आफ्टर 4 or 5 months। मैंने कहा आई डोंट माइंड, तब तक तो मैं उसको और 4 or 5 months आगे वो कर दूंगा। What she did a effective communication only when she understand my position. I understand her position and she understand my position, and that is called as an effective communication. Empathy का मतलब क्या होना है? Stepping into the shoes of another person, या putting into the other person position. ओपन माइंडनेस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। ओपन माइंडनेस का मतलब है कि बॉस रेडी टू लिसन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। स्माइल इज द बेस्ट वे, यू नो। जब आप स्माइल करते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो ऑब्वियसली एनहांस हो जाती है। इफ यू सी माय वीडियो यू विल फाइंड दैट आई विल ऑलवेज स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। इट मींस दैट कि आई एम रेडी टू डू कम्युनिकेशन विद यू। खड़ा हुआ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, अरे यार पढ़ेगा का कोई? स्माइल मींस दैट कि यू आर स्माइलिंग। स्माइल का मतलब नहीं नो, इट डजंट मीन दैट। Mean that you always carry a smile in your face and while communicating with any other person, because it gives a positive vibes. If you want to improve the interpersonal communication, if you see the Barack Obama, if you see the Modi, if you see any other leader who are communicating with any other person, they always carry a smile in their face. They always carry a smile. Smile doesn't mean that he, it means carrying a smile. हम सबको पता है smile क्या होती है।
What are the ways of improving the interpersonal communication? The first way to improve in interpersonal communication is, पहला way है, पहला जो आपको करना, that is an active listening. Second, congruence in communication. Third, flexibility, open-mindedness, empathy and smile. I guess the point must be clear with everyone. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ भी याद भी हो गया होगा काफी हद तक. So now the point is, what is active listening? एक्टिव लिसनिंग होती क्या? अरे भाई ध्यान से सुनना, कानों से नहीं, दिमाग से. मतलब when the receiver understand the message as intended by the sender, then that is called as active listening. मतलब जब रिसीवर मैसेज को वैसे ही समझ पाता है जैसा कि सेंडर समझाना चाहता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग है. एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप लिसनिंग कर रहे हो थ्रू योर माइंड, नॉट थ्रू योर ईयर्स. लिसनिंग थ्रू माइंड, नॉट ईयर्स. अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग? फर्स्ट इज, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग करते हो तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है आपको इसके बारे में पता चलता रहता है. यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या? बेटा एक्टिव लिसनिंग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है. आपका बॉस आता है, जब भी आपका बॉस आता है आप उसकी बात को ध्यान से हाँ करते रहते हो, बाद में फिर दोबारा पूछते हो, बॉस कहेगा यार तो सुनता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप कमजोर हो गए. बट आप जब ध्यान से उसकी बातें सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप उसके साथ अंडरस्टैंड हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव. बॉस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना ऑब्जेक्टिव करना तो उसके एम्प्लॉयज को एक्टिव लिसनिंग करना जरूरी है. फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर आपके खिलाफ बार बार कंप्लेन कर रहा है आपके प्रोडक्ट के खिलाफ, आप उसकी बातों को अनसुना कर रहे हो, कल को हो सकता है कि उस कंज्यूमर की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए. ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाएगी. इफ यू वांट टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव एज वेल द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, देन यू मस्ट डू द एक्टिव लिसनिंग. यहां तक बात क्लियर हो गया? आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए. द फर्स्ट you came to know about what is important happening in the organization. Second, it helps in make the strong relationship. And third point is that the organization is able to fulfill the objective when the employees done the active listening. Apart from that, it will help the employee to achieve their goals in the organization, to achieve their goals in the life, so that it helps our employees को भी help करती है कि वो अपने goals को achieve कर सकते हैं. I guess यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा. Now, what are the guidelines of improving active listening? मतलब एक्टिव लिसनिंग को अगर आपको करनी है तो कौन कौन सी चीजों को आपको करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अगर आपको एक्टिव अगर मेरी बात को ध्यान से समझना है तो यू हैव टू लुक एट द स्पीकर. मतलब आपको मेरी तरफ यानी वीडियो की तरफ ध्यान से देखना होगा. एंड स्टॉप डूइंग अदर थिंग्स. दूसरी चीजों को करना स्टॉप करो. स्टॉप डूइंग अदर थिंग्स. सेकेंड, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको क्या करना होगा? यू हैव टू मेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन, सो दैट कल को जब आप चीजें रिवाइंड करो तो आपको पॉइंट्स देख के चीजें याद आ जाए. नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके निमोनिक्स हैं. क्यों आईपीएल देखते हो? जब एनआरओ रजिस्टर्ड है. थर्ड, whatever I'm saying, don't you have to show your interest in that? जब तक आप मेरे अंदर नहीं, सब्जेक्ट के अंदर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा. तो बी इंटरेस्ट, व्हाट द स्पीकर, बी इंटरेस्टेड व्हाट स्पीकर इज सेइंग. बी इंटरेस्टेड इन व्हाट स्पीकर इज
saying. 3 पॉइंट ज्यादा होंगे 4. आज द डाउट्स. सर हम यहाँ पे तो डाउट्स नहीं पूछ सकते. क्यों नहीं पूछ सकते? मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. ऊपर मेरा नंबर फ्लैश ही हो रहा है. आप मुझे व्हाट्सअप कर देना. क्या दिक्कत है? आज द डाउट्स. रीइंस्टेट. जो मैंने कहा है एक बार दोबारा अपने दिमाग में रिवाइज करना चीजों को. आपको चीजें हमेशा याद रहेगी. आपको चीजें रिमेंबर ज्यादा रहेगी. रीइंस्टेट. रीइंस्टेट का मतलब क्या? व्हाट रीइंस्टेट? व्हाट स्पीकर हैज सेड. जो स्पीकर ने कहा है उसकी बात पे उसको क्या करो बेटा? रीइंस्टेट करो. यानी दोबारा उसको रिपीट करो अपने आप के अंदर. मैं दोबारा रिपीट करो व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड. एक्टिव लिसनिंग. अगर रिसीवर उसी चीज को उसी सेंस में समझता जिस सेंस में स्पीकर कह रहा है, देन वी कैन से दैट रिसीवर हैज डन द एक्टिव लिसनिंग. Second, what are the advantages of the active listening? The first point is that you are able to know what is important happening in the organization. Organization के अंदर क्या important हो रहा है उसके बारे में आप aware हो जाते हो. Second, it helps to make a strong relationship. Strong relationship maintain करने में helps. Third, objective. Organization का objective achieve करने में help करती है as well as employee के objectives achieve करने में help करती है. Guidelines की active listening. How to improve the active listening? First, भैया स्पीकर के टूवर्ड्स देखो एंड स्टॉप कर दो अदर थिंग्स. मतलब जो अदर चीज आप कर रहे हो उस चीज को करने में स्टॉप कर दो. नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो भी आप पॉइंट कर रहे हो उस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नोट डाउन करो. थर्ड, बी इंटरेस्टेड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. शो करो इंटरेस्ट जो स्पीकर कह रहा है उसके अंदर. आस्क द डाउट्स. अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए स्पीकर से डाउट्स पूछो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीइंस्टेट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. जो भी स्पीकर कह रहा है उसकी बात को दोबारा से रिपीट करो. आस्क द डाउट्स. टेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बी इंटरेस्टेड. योर नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीइंस्टेट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. यहां तक बात को समझ में आ गया होगा. या मैं कह सकता हूं रीइंस्टेट इज माइंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड. जो स्पीकर कह चुका है उसको अपने दिमाग में रिपीट करो. क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल थिंकिंग. ये बस रिविजनरी है, फटाफट आपको हेल्प करेगी. क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स इट इज द एबिलिटी टू थिंक. इट इज द एबिलिटी टू थिंक ऑफ अ पर्सन. किस चीज की एबिलिटी सर? एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो चीजें क्लियरली सोच सकता है, वो चीजों का एनालिसिस करता है. यानी किसी भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले जब वो 100 बार चीजें सोचता है तब हम बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ क्रिटिकल थिंकर. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना डिसीजन लेने से पहले, तब हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है ये. मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? It is the ability to think clearly and rational. ये एबिलिटी एक पर्सन की कि वो चीजों को क्लियर मतलब और रैशनल तरीके से अच्छे तरीके से चीजों को थिंक करता है. आई वुड से दैट क्रिटिकल थिंकिंग को मैं ये बोल सकता हूं आस्किंग क्वेश्चन एट एवरी स्टेप ऑफ थिंकिंग. सोचते वक्त हर टाइप के क्वेश्चन अपने आप से पूछना. सर कैसे क्वेश्चंस पूछना? क्या मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंसीडर कर लिए? क्या मैं जिस अजम्पशन के बेसिस पे काम कर रहा हूं क्या वो सही है? क्या मैंने सारे एक्सपेक्ट्स कंसीडर करे हैं? क्या मेरी जजमेंट जिस बेसिस पे जजमेंट दे रहा हूं क्या वो अनबायस्ड है? क्या जो मेरी रीजनिंग है क्या वो साउंड है?
इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके जब अपन डिसीजन लिखते हैं, देन वी कैन से दैट पर्सन इज अ क्रिटिकल थिंकर, दैट वी कैन से दैट पर्सन इज अ क्रिटिकल थिंकर। आई गेस यहां तक बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई? क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से मैं धोनी का एग्जांपल ले सकता हूँ। धोनी जब भी डिसीजन लेता था वो कुछ सोच समझ के लेता था। आपने देखी भी होगी धोनी के बाद वो कहता है कि वट एवर आई एम टेकिंग, आई एम ऑलवेज टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। मैं सारी चीजों को कंसीडर करता था तब जाके डिसीजन लेता था। वी कैन से दैट ही इज अ गुड क्रिटिकल थिंकर। बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी कभी कभी कुछ जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी, गवर्नमेंट प्रिपेयर थी, पहले से ही प्रिपेयर थी कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, तभी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का क्या लिया था, एक डिसीजन लिया था। तो क्रिटिकल थिंकर, आई कैन से दैट टाइम द गवर्नमेंट इज अ क्रिटिकल थिंकर। आई गेस द पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। नाउ व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्रिटिकल थिंकर, या मैं कह सकता हूं कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। अंडरस्टैंड करते एक एक करके। ओपन माइंडेड, भाई ओपन माइंडेड हो बंदा, मतलब दूसरे बंदों को सुनने के लिए रेडी हो, न्यू ऑल्टरनेटिव्स को भी सुनने के लिए राजी हो। वेल इन्फॉर्म्ड, ही हैज ऑल द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ही हैज ऑल द नॉलेज ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच द डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। एक्सपेरिमेंटल, व्हाट इफ एनालिसिस करने में एक्सपर्ट हो। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हिज एक्सपेरिमेंट करे वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को टेस्ट करके देखे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है कौन सा नहीं है। कंटेक्सचुअल, बेटा उन्हीं कंटेक्स्ट में फैक्टर्स को कंसीडर करें जिस कंटेक्स्ट में उसे डिसीजन लेना है। जब मोदी गवर्नमेंट को सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी तो उन्होंने शायद ईरान वगैरह के बारे में नहीं सोचा होगा, उन्होंने उस टाइम अपने देश के बारे में सोचा था। उन्होंने उसी कंटेक्स्ट में डिसीजन लिया कि भैया मैं पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, वी नॉट सपोज टू डू द सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ द बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड अदर प्लेस। नो, रिजर्व्ड इन मेकिंग कंक्लूजन्स। द रिजर्व्ड इन मेकिंग कंक्लूजन्स का मतलब है कि ये नहीं कि हैस्टी वे के अंदर फटाफट डिसीजन लेनी है। डिसीजन लेने से पहले सारी चीजों को कंसीडर करे, सारी चीजों को सोचे समझे, तब जाके वो क्या ले, डिसीजन ले। आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्रिटिकल थिंकर। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल थिंकर must be ready to listen to the new approaches. He must be well informed, matlab he has a knowledge of all the things which regarding in which he has to suppose to take the decision. Context to experimental, he is ready to adopt the approach of what if this thing happen, if this thing not happen. Contextual, उसी context में decision ले जिस context में जरूरी, जिस कंटेक्स्ट में उसे लेना है, इसी कंटेक्स्ट में सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें जिस कंटेक्स्ट में उसे डिसीजन लेना है। आई गेस यहां तक बात समझ में आ गई होगी। रिजर्व इन मेकिंग कंक्लूजन्स का मतलब क्या है कि बॉस क्रिटिकल थिंकर जो भी डिसीजन ले वो कब ले, आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशंस, मतलब वो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्टर्स तभी वो डिसीजन ले, विदाउट एनालाइजिंग द फैक्टर्स वो डिसीजन ना ले। आई गेस यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बड़े छोटे छोटे दो टॉपिक्स हो रहे हैं, जरा पढ़ लेते हैं उनके बारे में भी। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानते हुए और दूसरों के फीलिंग्स के बारे में जानना और अपने इमोशंस को मैनेज करना। आई वुड से दैट इट इज अ कैपेसिटी to recognize one's own feeling and
those of others for motivating oneself and for managing emotions. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने इमोशंस को छुपाना होता है कहीं ना कहीं. मतलब इसका मतलब ये है कि दूसरे के इमोशंस को जानना और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना. समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर नॉट सपोज टू हाइड आवर इमोशंस, तो कहीं ना कहीं सामने वाला हमारे इमोशंस का गलत फायदा भी उठा लेता है. इसलिए कहा जाता है कि एक बार इंटेलिजेंट कम हो लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट हो, मतलब द पर्सन इज एबल टू हाइड इट्स इमोशंस, द पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड द अदर इमोशंस एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, टेक बिहेव अकॉर्डिंगली. आपका दोस्त रो रहा है, कह रहा है, ओ भाई बढ़िया हुआ, तेरे से बहुत अच्छा हुआ. अरे भाई उस टाइम ही डोंट नीड सच टाइप ऑफ टोन्स. अच्छे से डील करो, कोई गलत स्टेप ना ले ले. तो अदर पर्सन को भी के इमोशंस को जानना और अपने इमोशंस को भी जानना, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस. जैसे हम इंटेलिजेंस को, किसी की बंदे की इंटेलिजेंस को मापते हैं, विच इज कॉल्ड एज IQ लेवल, इसका बहुत अच्छा है. वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस को जो मापने का पैमाना है तो उसको हम बोलते हैं EQ. यानी EQ इज अ मेजर ऑफ person's emotional intelligence. EQ का मतलब है कि एक पर्सन के इमोशंस की इंटेलिजेंस को जब हम मापते हैं देन वी कॉल इट इज EQ. तो EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? अपने इमोशंस को जानना, दूसरे के इमोशंस को जानना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, दैट वी कॉल एज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल क्वोशिएंट क्या है? अपने इमोशंस को, जब हम किसी के इमोशंस की इंटेलिजेंस को जांचते हैं तो जिस इन्वेंटरी, जिस मेजर के थ्रू जांचते हैं, देन वी कॉल एज EQ. सो अ पर्सन मस्ट हैव अ गुड EQ rather than a good IQ. अगर EQ बहुत अच्छा है तो आप जल्दी से ज्यादा सक्सेस कर. धोनी इज वेरी गुड इन, तो कहता है कैप्टन कूल. क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने इमोशंस को जल्दी दिखाते हैं. और हमारे विराट कोहली साहब अपने ड्रेसिंग मैच को हर जगह दिखाते रहते हैं. वी कैन से दैट ही इज नॉट हैविंग वेरी गुड EQ. I guess the point must be clear with everyone. How a person can manage his emotional intelligence? There are two things. एक अपने आप से और दूसरी सोशल लोग. First is personal comes self-awareness. Self-confidence. Self-assessment. Self-management. एंड सेल्फ कंट्रोल. अगर ये 5 चीजें, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, इन 5 चीजें आप फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, वट एवर यू आर सेइंग. सेल्फ असेसमेंट, अपने बारे में जानते हो, अपने आप को असेस करो. सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करो. एंड लास्ट है सेल्फ कंट्रोल, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखो. एंड सोशल कॉम्पिटेंसी क्या है? दूसरों के टूवर्ड्स एम्पैथी, दूसरे पर्सन की पोजीशन को अंडरस्टैंड करो. सेकंड, टीम वर्क में फोकस करो रादर देन मैं. एंड नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको ठीक करो, मतलब उसके ऊपर फोकस करो. आई गेस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद यू. ये चैप्टर आपको रिवाइज कर लिया है, अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा. तब तक ले बाय, टेक केयर, शबा खैर. मिलूंगा मैं आपसे थोड़ी देर में बाद.